चलो जी, अब आ जाओ गुड्स विद इन ईयू। विद इन ईयू का मतलब है यूके का दोस्त है ना, यूरोपियन यूनियन। तो अगर तुम अपने दोस्त से कोई चीज खरीदते या बेचते हो तो उसका क्या रूल है? इफ कस्टमर, आपने दो बातें देखनी है विद इन ईयू में। इफ कस्टमर्स एंड सप्लायर बोथ आर रजिस्टर्ड फॉर वैट, मेन दोस्त भी जो कस्टमर मुल्क है या सप्लायर मुल्क, दोनों वैट रजिस्टर्ड हैं, तो आपने डेस्टिनेशन सिस्टम इज फॉलोड। डेस्टिनेशन का मतलब है जहां चीज आगे, डेस्टिनेशन का मतलब है जहां जा रही है। किधर जा रही है, कस्टमर कंट्री में या सप्लायर कंट्री में? कस्टमर कंट्री। कस्टमर कंट्री। हाँ, तो डेस्टिनेशन का मतलब है जहां चीज जा रही है वही मुल्क पे कर देगा, वैट विल बी पेड इन कस्टमर कंट्री। और दूसरा पॉइंट, इफ सप्लायर इज रजिस्टर्ड फॉर वैट बट कस्टमर इज नॉट रजिस्टर्ड, अगर तो आपका दोस्त यानी कस्टमर मुल्क वैट रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या कोई मसला नहीं है, हमारा दोस्त है, हम उस पर रहम करेंगे। तो लिखा है ओरिजिनेशन सिस्टम इज फॉलोड। ओरिजिनेट का मतलब है जहां से चीज जनरेट हो रही है। कहाँ से हो रही है, सप्लायर कंट्री से हो रही है जनरेट या कस्टमर कंट्री? हाँ, हाँ, तो इसका मतलब है कि सप्लायर कंट्री विल पे द वैट। ठीक है, तो आपने विद इन ईयू में देखना है कि अपने दोस्त को जब आप दे रहे हो तो आप देखो कि क्या आपका दोस्त रजिस्टर्ड है तो वो पे कर दे, अगर वो नहीं है तो सप्लायर कंट्री पे कर दे। आगे क्या ये भी हो सकता है कि सप्लायर रजिस्टर ना हो? हमने ये दो बातें तो ये पढ़ी ना कि दोनों या तो रजिस्टर है या कस्टमर रजिस्टर्ड नहीं है, सप्लायर है। क्या सप्लायर नहीं होगा, ये भी हो सकता है केस? नो मैम, फिर वैट ही नहीं आएगा। हाँ, सप्लायर तो होगा ना, क्योंकि विदाउट रजिस्ट्रेशन तो आप कभी वैट कर ही नहीं सकते चार्ज। ठीक, तो आगे लिखा है सप्लायर मस्ट बी रजिस्टर्ड फॉर वैट बिकॉज विदाउट रजिस्ट्रेशन ही कैन नॉट एंटर इनटू एनी ओवरसीज ट्रांजैक्शन। तो सप्लायर का हमेशा रजिस्टर होना जरूरी है। लेकिन आगे लिखा है आफ्टर सर्टेन लेवल ऑफ ट्रांजेक्शन्स कस्टमर मस्ट गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड फॉर वैट। लेकिन कुछ ट्रांजेक्शन्स के बाद आप अपने दोस्त मुल्क को कहोगे, कस्टमर मुल्क को, कि अब आप रजिस्टर कर लें वैट के लिए। बस ये रूल है। और सर्विसेज का नंबर 2 है, अगर आप सर्विसेज देते हो आउटसाइड या विद इन ईयू, इन सब का एक ही रूल है सर्विसेज के लिए कि फॉलोइंग रूल विल बी अप्लाइड फॉर वर्ल्ड वाइड ट्रांजेक्शन्स। फॉर बिजनेस कस्टमर, यानी जो बिजनेस कस्टमर का मतलब है जो वैट रजिस्टर्ड होते हैं, तो वैट विल बी पेड इन कस्टमर कंट्री। और अगर नॉन बिजनेस कस्टमर यानी रजिस्टर्ड नहीं है वैट के लिए, तो वैट विल बी पेड इन सप्लायर कंट्री। तो सर्विसेज का रूल ये है कि अगर आपका कस्टमर रजिस्टर्ड है तो वो कर दे पे, और अगर नहीं है तो सप्लायर कंट्री पे कर दे वैट। खत्म। अगले टॉपिक का नाम है ग्रुप वैट एस्पेक्ट्स। कि भाई कंपनीज जो हैं वैट ग्रुप भी बना लेती हैं कि हर कोई अलग अलग वैट देने की बजाय एक ही फाइल रिटर्न करना पूरे ग्रुप के बिहाफ पे। तो लिखा है ऑल ग्रुप कंपनीज कैन फाइल वन वैट रिटर्न ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर ग्रुप। ऑल कंपनीज अंडर 50% और मोर कंट्रोल आर रिगार्डेड एज ग्रुप कंपनीज फॉर द पर्पज ऑफ वैट। मतलब जो एक दूसरे में जिनकी 50% प्लस होल्डिंग है वो सारी ग्रुप बना सकती हैं वैट के लिए। वन कंपनी इज नॉमिनेटेड टू फाइल रिटर्न फॉर द एंटायर ग्रुप। मतलब एक कंपनी को नॉमिनेट करते हैं और कहते हैं कि भाई तुम पूरे ग्रुप के बिहाफ पे वैट रिटर्न फाइल कर दें। इससे फायदा क्या होगा, एडवांटेजेस, रिसोर्सेज आर सेव्ड, यानी टाइम भी बच जाएगा, कॉस्ट भी बच जाएगी। ठीक, अलहदा अलहदा सारी कंपनियां अपना रिटर्न बनाएं। और आपको पता है कि वैट की क्या होती हैं, क्वार्टरली रिटर्न होती हैं ना, साल में 4 दफा रिटर्न जमा कराई जाती हैं। तो जब ग्रुप बन जाएगा तो फिर क्या होगा, हर ग्रुप के बिहाफ पे एक ही कंपनी जाके रिटर्न फाइल करेगी, तो टाइम भी बचेगा, कॉस्ट भी। दूसरा, इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस विल बी इग्नोर्ड फॉर वैट। जब ग्रुप में दो कंपनियां एक दूसरे को गुड्स या सर्विसेज बेचेंगी, क्या वैट लगता है? नो। तो ग्रुप ग्रुप कंपनीज एक दूसरे को, जो वैट ग्रुप में होती हैं, जब भी गुड्स या सर्विसेज बेचेंगी तो कभी भी वैट नहीं लगता। तीसरा फायदा, पार्शियल एग्जेम्पशन डिमिनस टेस्ट में पास एट ग्रुप लेवल विच वाज फेलिंग एट इंडिविजुअल लेवल। मतलब जो डिमिनस टेस्ट था, क्या पता ग्रुप बना के वो पास हो जाए जो इंडिविजुअल लेवल पे फेल हो रहा था।
और डिसएडवांटेज क्या है कि पार्शियल एग्जाम्पशन डिमिनिश टेस्ट में फेल एट ग्रुप लेवल विच वाज पासिंग एट इंडिविजुअल लेवल। किसी का वाइस वर्सा कर दो कि हो सकता है कि भाई अगर इंडिविजुअल लेवल पे टेस्ट पास हो रहा है और ग्रुप बना के वो फेल हो जाए। और दूसरा है इन केस ऑफ मिस्टेक बाय वन कंपनी होल ग्रुप विल बी लायबल। एक कंपनी की मिस्टेक से पूरा ग्रुप ही लायबल होगा फिर। ये तो रट्टा लगा लेना थ्योरेटिकल। बस वह 2 वाला पेज खोलो जहाँ रजिस्ट्रेशन है। ये तो तुमने स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी है, इसमें तो कुछ समझाने वाला है ही नहीं, बस रीड कर लो इसको एक दफा। बस मुझे जरा हिस्टोरिक टेस्ट का बताओ कि 85,000 है इसकी लिमिट। जी 85। चलो हिस्टोरिक टेस्ट कहता है अगर तुम्हारी टैक्सेबल सप्लाईज पिछले 12 महीने की 85,000 को आज एक्सीड कर गई हैं तो तुम्हें रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए। और फ्यूचर टेस्ट कहता है कि पिछले 11 और अगले एक महीने में तुम्हें आज लग रहा है कि अगले महीने में 85,000 को मेरी टैक्सेबल सप्लाईज क्रॉस कर जाएंगी तो आज ही तुम रजिस्टर कर लो। अगर नहीं करोगे फिर भी आज से माने जाओगे। एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन में लिखा है इफ अ बिजनेस इज इन्वॉल्व इन जीरो रेटेड गुड्स then it will never be forced to for compulsory registration despite the business taxable supplies of 85,000। देखो जब तुम करते ही जीरो रेटेड सप्लाईज हो, जीरो रेटेड का मतलब है अपने कस्टमर से तो आउटपुट वैट चार्ज नहीं करते, लेकिन इनपुट वैट तो रिकवर कर रहे हो ना अपने खर्चे का, तो क्या टैक्स वाले तुम्हें फोर्स करेंगे कि तुम रजिस्टर हो जाओ? हम्म, बताएं भाई। सारे सो रहे हो? नहीं। अच्छा जी, वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि आप अपनी मर्जी से भी रजिस्टर हो सकते हो वैट के लिए। उसका फ़ायदा क्या है, बेनिफिट? क्योंकि आपको अपना टू रिकवर इनपुट वैट, एक तो रजिस्ट्रेशन का फ़ायदा ये है कि आप अपने खर्चे का इनपुट वैट रिकवर कर लोगे। गुडविल आपके बिजनेस की एक तो बढ़ती है, एक फ़ायदा ये है। और एक प्री रजिस्ट्रेशन का फ़ायदा है, वो क्या है? 2 पॉइंट उसके लिखे हुए हैं, गुड्स और सर्विसेज का केस। अच्छा, गुड्स में ये लिखा है, मैं पढ़ रही हूँ आप बाद में देख लेना। आज आज तुम रजिस्टर हुए हो, ठीक है, और तुम्हारे पास स्टॉक में अभी तक स्टॉक पड़ा हुआ है गुड्स का, जो पिछले 4 साल की जो गुड्स खरीदी थी और जो अभी भी स्टॉक में है, उनका भी तुम वैट रिकवर कर सकते हो चाहे तुम आज रजिस्टर हुए हो। पिछले 4 साल का जो गुड्स तुम्हारी अभी भी स्टॉक में पड़ी हैं खरीदी हुई, उनका इनपुट वैट रिकवर कर लोगे। ठीक, एक फायदा ये है। और सर्विसेज के केस में ये है कि आज जो अब अभी मैं रजिस्टर हुई हूँ तो पिछले 6 महीने जो मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी उनका भी मुझे इनपुट वैट रिकवर हो जाएगा। ठीक, तो अब आप खुद रीड कर लेना इसको। नुकसान क्या है रजिस्ट्रेशन कराने का? कस्टमर लॉस्ट हो जाएंगे ड्यू टू हायर प्राइसेस। प्राइस बढ़ जाएगी ना चीज की, वैट जो शामिल हो जाएगा। और दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बढ़ेगी क्योंकि बर्डन ऑफ 4 वैट रिटर्न आपके सर पे होगा। वैट क्वार्टरली फाइल की जाती है ना रिटर्न वैट की, तो रजिस्टर जब तुम हो जाओगे तो तुम्हें हर क्वार्टर एंड पे जाके यानी साल में 4 दफा वैट रिटर्न जमा करानी पड़ेगी, तो एडमिन कॉस्ट बढ़ेगी आपकी। ये नुकसान। अच्छा, तीसरा पेज ओपन करें वैट का। डी रजिस्ट्रेशन ऑफ वैट लिखा है आ बिजनेस कैन बी डी रजिस्टर्ड कंपल्सरी में लिखा है अगर तो आप टैक्सेबल सप्लाईज नहीं कर रहा बिजनेस तो कंपल्सरी डी रजिस्टर हो जाएगा। और वॉलेंट्री अपनी मर्जी से भी हो सकते हो इफ टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ नेक्स्ट 12 मंथ आर एक्सपेक्टेड टू बी लेस देन 83,000। ये 83 वाली लिमिट ठीक लिखी हुई है, एक दफा चेक कर लो। जी ठीक है। तो बस फिर ये आप लिमिट याद कर लेना। अच्छा, जब आप डी रजिस्टर होते हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? लिखा हुआ है ऑन डी रजिस्ट्रेशन वैट इज चार्जेबल ऑन ऑल स्टॉक एंड कैपिटल एसेट इन द बिजनेस ऑन विच इनपुट वैट वाज क्लेम्ड। इफ चार्जेबल वैट इज 1000 और लेस देन इट डजंट नीड टू बी पेड। देखो आज तुम डी रजिस्टर हुए हो और तुम्हारे पास स्टॉक में जो भी गुड्स पड़ी हुई हैं एसेट्स जिनका अभी तक बिकी नहीं है ना स्टॉक में, आउटपुट वैट तो नहीं दिया तुमने टैक्स वालों को, हाँ उनका इनपुट वैट तुम खा चुके हो, रिकवर कर चुके हो,
और अभी तक स्टॉक में है, ना बिकी ना आउटपुट वैट बेचारे टैक्स वालों को मिला। तो अब वो कह रहे हैं जिस दिन तुम डी रजिस्टर हो जाओगे तो वो गुड्स जो तुम्हारे स्टॉक में हैं, जिनका इनपुट वैट खा चुके हो, उनका आउटपुट वैट आपको देना पड़ेगा। हाँ, अगर तो 1000 या उससे कम आउटपुट वैट की अमाउंट बनती है तो फिर वो कहते हैं चलो माफ कर देते हैं, नहीं लेते, अदरवाइज दोगे। बस। अगला टॉपिक है वैट ऑन सेल ऑफ बिजनेस। देखो, जब आप बिजनेस बेचते हो तब कैसे वैट लगता है? दो केसेस होते हैं, या तो बिजनेस सीज करके एक एक करके उसके एसिड बेचना, या गोइंग कंसर्न बिजनेस बेच देना यानी शेयर कैपिटल। पहला केस, बिजनेस इज सीज्ड, जब मैं आज बिजनेस सीज कर किया और एसिड्स आर सोल्ड, एक एक करके उसके एसिड बेचे, तो लिखा है बिजनेस हैज टू बी डी रजिस्टर्ड कंपल्सरीली, क्योंकि एज टैक्सेबल सप्लाईज आर सीज्ड एंड वैट विल बी चार्ज ऑन ऑल एसिड्स। तो भाई जब बिजनेस सीज करके बेचोगे तो क्या होगा, एक एक करके एसिड्स, सब एसिड पे वैट चार्ज करना। लेकिन दूसरा केस है, अगर गोइंग कंसर्न बिजनेस किसी को सेल कर दूं और फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट, कौन कौन सी? बिजनेस इज सोल्ड एज गोइंग कंसर्न, सेम काइंड ऑफ बिजनेस इज कैरीड आउट बाय परचेजर, परचेजर भी वही बिजनेस कैरी करे। थर्ड, सेलर एंड बायर बोथ आर वैट रजिस्टर्ड, जो अगला परचेजर है वो भी रजिस्टर्ड हो वैट के लिए। और देयर इज नो सिग्निफिकेंट ब्रेक, बीच में बेचने और खरीदने के दरमियान कोई ब्रेक भी सिग्निफिकेंट नहीं है, तो फिर क्या होगा? देन नो वैट विल बी चार्ज। दो केसेस हैं, पहला क्या है, सीज करके अगर एक एक करके एसिड बेचोगे तो सब पे वैट लगना है, और अगर गोइंग कंसर्न बेचोगे और ये कंडीशन पूरी हो जाए कि जो परचेजर है वो भी रजिस्टर्ड है वैट के लिए, सिग्निफिकेंट ब्रेक भी नहीं है बीच में, तो फिर वैट नहीं लगेगा। और इसमें आखिरी टॉपिक है वैट अकाउंटिंग स्कीम्स। ये जो नॉर्मल रूल लिखे हैं ना, ये 3 प्रॉब्लम्स हैं। इन 3 प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ अकाउंटिंग स्कीम्स आई। प्रॉब्लम क्या है? पहला, नॉर्मल रूल में प्रॉब्लम लिखा हुआ है, पहला पहला मसला है वैट इज असेस्ड ऑन अक्रूवल बेसिस। दूसरा मसला, वैट रिटर्न इज फाइल्ड क्वार्टरली। और तीसरा मसला है वैट रेट इज 20%। 3 मसले 3 हल। अब पहला हल है कैश अकाउंटिंग स्कीम। मुझे बताओ ऊपर में से किस मसले को हल करने के लिए कैश अकाउंटिंग स्कीम आई है? Accrual. हाँ जी, वो कहता है कि नॉर्मली वैट इज असेस्ड ऑन अक्रूवल बेसिस, बट इफ दिस स्कीम इज अप्लाइड देन वैट विल बी असेस्ड ऑन एक्चुअल कैश बेसिस। फायदा, बेनिफिट क्या है? और हर अब स्कीम के ना 2 बेनिफिट 3 कंडीशन है, याद कर लेना। बेनिफिट है कैश फ्लो इंप्रूव होगा, नो इश्यू ऑफ बैड डेट। उसमें अक्रूवल में तो बैड डेट का इशू होता है ना, इधर नहीं होगा, कैश पे जो होगी ट्रांजैक्शन। अच्छा, बाकी ये बीच में एक दफा पढ़ लेना बस। बाकी इसमें इम्पोर्टेंट ये कंडीशंस। इस स्कीम में अगर आप जा रहे हैं तो आपकी टैक्सेबल सप्लाईज मस्ट बी लेस देन 13,50,000 इनिशियली। टैक्सेबल सप्लाईज का मतलब है स्टैंडर्ड रेटेड एंड जीरो रेटेड। इफ टैक्सेबल सप्लाईज एक्सीड 16 लाख, देन आपको ये स्कीम फौरन छोड़नी पड़ेगी, अगर आप 16 लाख को क्रॉस कर जाता है आपका बिजनेस। और तीसरी कंडीशन है पर्सन मस्ट नॉट हैव मेड एनी डिफॉल्ट इन पास्ट। बस। अगली है एनुअल अकाउंटिंग स्कीम। ऊपर किस मसले को हल करने ये स्कीम आई है? Quarter. quarterly हाँ जी, एनुअल का मतलब होता है क्वार्टरली। पहले तो 4 क्वार्टर होते हैं ना साल में, चारों दफा रिटर्न फाइल करनी है, लेकिन एनुअल का मतलब है साल में एक रिटर्न जमा कराना। इसका फायदा क्या है? बेनिफिट, रिसोर्सेज सेव हो जाएंगे, टाइम कॉस्ट बचेगी आपकी, एडमिन कॉस्ट। कंडीशंस भी वही हैं जो ऊपर 3 थी, कि इसकी सेम वही टैक्सेबल सप्लाईज अगर आपकी 1350 से कम है तो ज्वाइन कर लो, अगर 16 लाख को एक्सीड कर जाए तो फौरन छोड़नी पड़ेगी, और आपने पास्ट में कोई डिफॉल्ट भी ना किया हो। अच्छा, आगे लिखा है नॉर्मली टैक्स इज पेड एंड रिटर्न इज फाइल्ड क्वार्टरली। इन एनुअल अकाउंटिंग स्कीम रिटर्न इज फाइल्ड एनुअली। अच्छा, आप ये जो आपके पास इंस्टॉलमेंट की इसमें ऑप्शन होती है कि आप ये जो रिटर्न टैक्स पे कर रहे हो इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हो। कैसे?
10 इंस्टॉलमेंट मंथली में भी या 4 इंस्टॉलमेंट्स में भी? 10 इंस्टॉलमेंट कैसे पे करोगे? नंबर 1 यानी पहली इंस्टॉलमेंट आप पे करोगे 4th मंथ ऑफ द ईयर। चौथा महीना कौन सा होता है? अप्रैल। जी। तो पहली इंस्टॉलमेंट, ये नंबर 1 का मतलब है पहली इंस्टॉलमेंट अप्रैल में पे करनी है। उसके बाद 2 से लेकर 2 to 9 तक 12 मंथ ऑफ द ईयर पे करनी है। ये क्या है? 12 का मतलब है दिसंबर में। और आखिरी 10th इंस्टॉलमेंट पे करनी है 14th मंथ ऑफ द ईयर, यानी अगले साल फरवरी में। और इसके आगे लाइन लिखी है, ऑल इंस्टॉलमेंट्स बेस्ड ऑन द लास्ट ईयर एक्सेप्ट लास्ट इंस्टॉलमेंट विच इज एक्चुअलाइज्ड। मतलब ये जो पहली 9 इंस्टॉलमेंट हम पे करेंगे पिछले साल की वैट लाइबिलिटी है जो इन महीनों में आप पे कर रहे हो, और जो आखिरी 10th इंस्टॉलमेंट है वो इस साल की टैक्स की एक्चुअल फिगर होगी। इसी तरह 4 इंस्टॉलमेंट में भी हम पे कर सकते हैं। पहली इंस्टॉलमेंट 4th मंथ, दूसरी 7th मंथ ऑफ द ईयर, तीसरी 10th मंथ यानी अक्टूबर में, और आखिरी 14th मंथ यानी अगले साल फरवरी में। और इसका भी वही है कि सारी ये जो पहली 3 इंस्टॉलमेंट है ये पिछले साल की पैट लाइबिलिटी है, और आखिरी जो फरवरी वाली इंस्टॉलमेंट है ये इस साल की वैट की एक्चुअल फिगर होगी। डिसएडवांटेज है कि दीज पेमेंट डेट्स आर ऑड, देखने में ही ऑड है, यानी डोंट हैव एनी लॉजिकल कनेक्शन विद द बिजनेस मॉडल। ये थ्योरी के तौर पे आएगा। अच्छा, आगे है फ्लैट रेट स्कीम। ये किस मसले को हल करने आई है? तीसरा कौन सा मसला था? 20% वैट। देखो, अभी हमने शुरू में जब हमने वैट शुरू किया था तब मैंने आपको कहा था वैट कैलकुलेट कैसे होता है, आउटपुट वैट माइनस इनपुट वैट, तो वैट पेबल या रिकवरेबल आता है। फ्लैट रेट स्कीम में तो बस आउटपुट का कोई चक्कर ही नहीं है, यहाँ पे तो सीधा फार्मूला देखो, वैट का फार्मूला है इज इक्वल टू टर्नओवर। टर्नओवर के नीचे लिखा है, ये टर्नओवर है, इंक्लूसिव वैट फिगर दी हुई होगी। टर्नओवर यानी इंक्लूसिव वैट इनटू फ्लैट रेट, ये पेपर में दिया होगा आपको। टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स, है ना? जी। यानी मैं ये कह सकती हूँ कि इस फार्मूला से साबित हुआ कि इधर इनपुट वैट का कोई चक्कर नहीं है। नॉर्मली तो आउटपुट माइनस इनपुट होता है ना, तो वैट पेबल या रिकवरेबल आता है। इधर बस टर्नओवर इंक्लूसिव वैट जो होगा उसके ऊपर फ्लैट रेट दिया होगा पेपर में, अप्लाई करो और वैट जाके पे कर दो टैक्स वालों को। इनपुट की इधर कोई रिकॉर्ड रखने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक। अच्छा, बेनिफिट इससे क्या होगा तो देखें, नो नीड ऑफ रिकॉर्ड्स, यानी रिकॉर्ड मीन इनपुट का रिकॉर्ड रखने का इधर कोई आपको चक्कर ही नहीं, जिससे रिसोर्सेज सेव हो जाएंगे आपके। कंडीशंस देखें, आप ये फ्लैट रेट स्कीम कब ज्वाइन, कौन सा बिजनेस करता है जिसका टर्नओवर शुड बी, टर्नओवर कौन सा लिख लो, टैक्सेबल टर्नओवर, यानी स्टैंडर्ड रेटेड एंड जीरो रेटेड सप्लाईज शुड बी लेस देन 1,50,000 इनिशियली। इफ एक्सीड 2,30,000 आपको फौरन छोड़ना पड़ेगा। आप ये कह सकते हो कि जिसका ये सिर्फ इतना 1.5 लाख, और अगर 2,30,000 से क्रॉस कर जाओ तो स्कीम ही छोड़नी पड़ेगी। ये स्मॉल बिजनेसेस नहीं होते फिर तो, है ना? जी स्मॉल। हाँ। और ये भी लिखा है कि पास्ट में कोई डिफॉल्ट भी ना हो, तो तब आप फ्लैट रेट स्कीम ज्वाइन कर सकते हैं। बस ये स्कीम्स थी ख़त्म। उसके बाद आखिरी, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी एक दफ़ा देख लो, पैटी इश्यूज ऑफ वैट, कि वैट ऑन एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस कैन नॉट बी रिकवर्ड अनलेस गिवन टू एम्प्लॉयज और फॉरेन कस्टमर्स। ये कोई इतना ख़ास नहीं है वैसे। वैट ऑन कार कैन नॉट बी रिकवर्ड अनलेस 100% बिजनेस यूज। वैट ऑन गिफ्ट इज चार्ज एट मार्केट वैल्यू एक्सेप्ट सैंपल, अगर किसी को गिफ्ट कर रहे हो, या 50 पाउंड पर ईयर का गिफ्ट है, या फॉरेन कस्टमर को गिफ्ट है। बस ये पढ़ो ना पढ़ो कोई मसला नहीं। ये था आपका वैट। इंशाल्लाह कल और परसों हम करें